अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज भी एक बड़ी खबर है। हुआ कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो उनके नज़दीक उनका सबसे बड़ा मिशन था और जिस मकसद के लिए उन्होंने गुज़श्ता 6 महीने लगा दिए और जिस मकसद के लिए उन्होंने मौजूदा वक्त में होने वाली आईनी और कानूनी पामालियों को पसे पुष्ट डाला और जो माजी का गंद है उसे साफ करने की कोशिश की, अब उसमें वो बड़ी हद तक नाकाम होते जा रहे हैं। क्योंकि आज के रोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा फैसला आया है कि जिसमें वो जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके, और वो जो करना चाह रहे थे उसी मकसद के लिए जो उन्होंने बड़े बुलंदो बाग दावे किए थे उसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बकौल या उनके मुताबिक या फिर उनकी नजर में इस मुल्क के जो सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं जिसकी वजह से इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है वो 2018 से 2022 तक के किरदार हैं। चाहे वो उस वक्त की हुकूमत हो, इमरान खान की हुकूमत, या उस वक्त में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में बैठे लोग थे जिसमें जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जनरल फयाज हमीद साहब शामिल थे। वो उनके मुताबिक इस पाकिस्तान के सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं और वो उन्हें सजा देना चाहते थे, मगर अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है। और आखिर ये नाकामी क्यों हुई है, उन्हें सजाएं क्यों नहीं सुना सके, और जो जो बड़े केसेस उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर किए, उनके ऊपर फैसले भी दिए, बड़ी बुलंदोबाग दावे भी दिए, बड़ी ऑब्जर्वेशंस भी दी, उसमें वो नाकाम क्यों नजर आए, आज की इस वीडियो में जरा तफसील से बात करते हैं। क्योंकि आज के रोज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज हैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, उनके केस का एक फैसला सामने आया है और मैं आपको बताऊं आज के रोज भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इल्जामात लगाए थे उस वक्त की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, उनकी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी उन किरदारों के खिलाफ। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने आज अपने फैसले में जनरल कमर जवेद बाजवा हों या जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं रिटायर्ड, दोनों शख्सियात, उनको क्लीन चिट दे दी है। ये सारा मामला क्या है, क्योंकि इससे कबल शौकत अजीज सिद्दीकी केस से कबल भी हमने देखा कि जो साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे उनका केस भी बड़ो शिद्दत से सुना गया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी इंसाफ नहीं मिला। और उसके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसी वजह से ही फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बिलखसूस समझते हैं कि 2018 के जो इंतखाबात थे, 2018 के इंतखाबात के पहले एक खानदान यानी शरीफ खानदान या मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ किया गया वो इंतहाई गलत किया गया था, और उसमें पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो मैनुपुलेट हुई है। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक फैसले करती रही है। तो ये सारा मामला क्या है, आज की इस वीडियो में जरा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के जो आज केस का फैसला दिया गया है वो फैसला आपके सामने रखता हूं, उसमें बताता हूं कि जनरल कमर जवेद बाजवा हो या फिर जनरल फयाज हमीद साहब हो, उन्हें कैसे क्लीन चिट दी गई है। और दूसरा मैं आपके सामने रखूंगा कि इसी केस की समाअत के दौरान 15 दिसंबर के रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने क्या ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी थी कि जिसमें वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के मुंह से इमरान खान का नाम सुनना चाहते थे। 15 दिसंबर को कमरा अदालत नंबर 1 में ऐसी क्या सूरत हाल वाजे हुई थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो उस वक्त की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, मगर अब ऐसा कुछ नजर नहीं आया आज के फैसले में। सबसे पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो केस का फैसला है वो आपके सामने रख देता हूं। आज के रोज 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला आया है। शौकत अजीज सिद्दीकी केस का पस मंजर आप भी जानते हैं कि 2018 में उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त के जो DGC थे, जो बाद में DG ISI बने, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद, और जो उस वक्त के ISI में ब्रिगेडियर रामे थे, वो उनके पास उनके घर आए और उन्हें धमकाया गया और उन्हें कहा गया कि 2018 के जो इंतखाबात हैं इसमें एक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज साहिबा, उनको जमानत ना दी जाए। अगर उनको जमानत दे दी गई तो फिर जो शौकत अजीज सिद्दीकी के मुताबिक जो लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद थे और जो ब्रिगेडियर रामे थे या जो उस वक्त की फौजी एस्टैब्लिशमेंट थी वो ये समझती थी कि उनकी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये सारे इल्जामात एक तकरीर में लगा दिए रावलपिंडी बार में। जब उन्होंने ये तकरीर कर दी तो शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर हुआ और उनको एक शोकाज नोटिस जारी किया गया और फिर यकतरफा कार्रवाई करने के बाद उन्हें बरतरफ कर दिया। फिर जब उनकी बरतरफी थी वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की। 6 साल के बाद आज के रोज वो फैसला आया और वो फैसला सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज करार दिया है कि शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो उनकी जो बरतरफी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वो खत्म की जा रही है। शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे और उसके साथ ये भी कहा गया है कि बदकिस्मती से शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले पर जो ये ताखीर है वो हुई है। फैसले में ताखीर की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए हैं।
शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र की वजह से अब इन्हें बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने लिखा है कि बिलाशुबा शौकत सिद्दीकी ने फैज हमीद साहब के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने यह भी लिखा कि शौकत सिद्दीकी को अपने इल्जामात साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। अदालत ने इस खामियों को मद्देनजर रखते हुए इनको नोटिस जारी किए, यानी फैज हमीद साहब को, ब्रिगेडियर रामे साहब को, अनवर कांसी साहब को, जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जो उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे और उनसे जवाब तलबी की गई थी। तो फैसले में लिखा गया है कि इन जो शख्स हैं इनको नोटिस जारी किए गए और इनसे जवाब मांगा गया, और जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने अपने इन इल्जामात से इनकार किया। अच्छा, फिर फैसले में लिखा जाता है कि यह जरूरी था कि जुडिशल कौंसिल इन इल्जामात की तहकीकात करती कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। शौकत सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखा गया है। जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में हमेशा शवाहिद सामने रखे जाते हैं। मज़ाहिर नकवी केस में 14 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए और शवाहिद पेश किए गए। इस केस के दो पहलू हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी केस के दो पहलू हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब फरमा रहे हैं। वो कहते हैं, पहला पहलू अदलिया की आज़ादी, दूसरा बगैर किसी खौफ या लालच के आज़ादी के साथ फैसले करना और अदलिया की खुद एहतसाबी है। किसी जज को शफाफ ट्रायल के बगैर हटाना अदलिया की आज़ादी के साथ बहुत बड़ा धचका है। अदालत को यह तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि दरखास्तें मुफाद आमा के तहत काबिल समात हैं। अदलिया की आज़ादी के बगैर बुनियादी हकूक को खतरात लाक हो सकते हैं। जुडिशल कौंसिल ने यह नहीं बताया था कि शौकत सिद्दीकी ने अपने हल्फ की कैसे खिलाफ वर्जी की। इंक्वायरी के बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात झूठे थे। फिर वो कहते हैं कि जजों का हल्फ इन्हें बार एसोसिएशन या किसी अवामी इज्तिमा में तकरीर करने से नहीं रोकता। फैसले में 22 जुलाई 2018 के आर्मी चीफ के एक खत और 24 जुलाई 2018 के वफाकी हुकूमत के एक खत का भी हवाला दिया गया। अब जब आपने देखा ये सारा मामला, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस किस एक नुक्ते पर निपटाया गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे, लिहाजा उनकी जो मरात हैं और उनकी जो पेंशन हैं वो बहाल की जाती हैं। अब अपने इसी फैसले में एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब फरमा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने उस वक्त दुरुस्त फैसला नहीं किया था, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने आज कौन सा दुरुस्त फैसला किया। यहां पर क्योंकि मेरे नजदीक ये था कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को इन किरदारों के खिलाफ कोई फाइंडिंग देनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जिनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं उनको प्रोब करना चाहिए था। आपने प्रोब भी नहीं किया और आपने कह दिया कि इनको तहकीकात होनी चाहिए थी। मजीद किस फोरम पर अब तहकीकात होंगी। और दूसरा मामला कि अगर आप उनके खिलाफ कोई फाइंडिंग नहीं देना चाहते थे, यानी अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आफिया शेरबानो केस का फैसला है उसके मुताबिक अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब नहीं दे सकते थे, तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब वफाकी हुकूमत को डायरेक्ट कर देते या एटलीस्ट कोई तो ऐसा इकदाम करते कि जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने दुरुस्त कहा है, गलत कहा है, उसका 6 साल बाद तो तायुन हो पाता। यानी आपने जुल्फकार अली भुट्टो केस को 44 साल के बाद खोला, उसमें भी इंसाफ नहीं दे पाए, और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस खोला और उसमें जितनी बुलंदोबाग दावे किए, और फिर दूसरी जानिब आप फरमा रहे हैं कि अदालत को इस बात को तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि यह मुफाद आमा का केस है, लिहाजा ये काबिल समात है। यानी कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने आइन के आर्टिकल 184(3) की दरखास्त दायर की थी। अब आइन के आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास लामहदूद अख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है या बुनियादी दायरा अख्तियार है वो आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 184 में दर्ज है, और उसी के तहत अगर एक दरखास्त दायर हुई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद को इस हद तक महदूद क्यों रखा है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो अब मैं आपके सामने रखता हूं। 15 दिसंबर का यह मामला है। 15 दिसंबर 2023 शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस की समाअत थी। 14 दिसंबर को भी समाअत हुई, फिर अगली समाअत 15 दिसंबर को हुई। जब 14 दिसंबर को यह समाअत हुई तो जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जिन किरदारों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, यानी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इल्जामात लगा रहे थे साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा पर, जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इल्जामात लगा रहे थे साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इल्जामात लगा रहे थे ISI के एक ब्रिगेडियर इरफान रामे पर जो इस वक्त सर्विंग मेजर जनरल है। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि आपने इनके ऊपर कमरा अदालत नंबर 1 में खड़े होकर इल्जामात लगाए हैं, आपने तो अपनी दरखास्त में इन्हें फरीक ही नहीं बनाया, आप इन्हें फरीक बनाए, हम इन्हें नोटिस जारी करते हैं और इनसे जवाब तलबी करते हैं। अब ये समाअत में एक बहुत बड़ा और अहम मामला था कि पहली मर्तबा तारीख में कि कोई चीफ जस्टिस एक मुल्क के साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI को नोटिस जारी करने की बात कर रहा है और उनसे जवाबदही तलबी की कोशिश कर रहा है। बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का ये इकदाम बड़ा जबरदस्त था
और फिर साथ ये भी धमकी लगाई कि अगर आप इन शख्सियात को नोटिस जारी नहीं करेंगे तो हम आपका केस जल्दी नहीं सुनेंगे, फिर छुट्टियों के बाद सुना जाएगा, क्योंकि उस वक्त 15 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां आ रही थी। और फिर हमने देखा कि उसी रोज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने उस वक्त की फौजी स्टैब्लिशमेंट थी उनमें, क्योंकि अच्छा मैं और जबरदस्त आपको बात बताऊं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो जरा रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा भी नहीं कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर कोई इल्जाम जो लगा रहे हैं उन्हें भी दरखास्त में अपना फरीक बनाएं या हम उन्हें नोटिस करें। वो ज्यादा उनका जो फोकस था फैज हमीद साहब के ऊपर था। और इसकी भी एक लंबी दास्तान है शौकत, जो कहा जाता है, जो बातें की जाती हैं, जो समझा जाता है कि जी इमरान खान और फैज हमीद साहब का एक मंसूबा था और उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भी उस वक्त भेजा गया था। तो उसी दिन 14 दिसंबर 2023 को समाअत के इख्तिताम के बाद फैज जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने अपने जो वकील हैं हामिद खान साहब उनके जरिए एक मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर दी और उनको जिनके ऊपर इल्जामात लगा रहे थे उन्हें फरीक भी बना दिया। 15 दिसंबर को समाअत हुई। अब वो जो 1 मिनट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने नोटिस जारी करने थे, 4 घंटे तक वो समाअत चली और उन 4 घंटों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी बारीक वारदात के जरिए उस वक्त जो साबिक आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनका नाम हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब रिटायर्ड, उनको नोटिस जारी कर दिया। ब्रिगेडियर इरफान रामे जो इस वक्त मेजर जनरल हैं सर्विंग, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस जारी कर दिया और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। जब ये नोटिस जारी हो गए तो उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अचानक ऑब्जर्वेशंस दी कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आप ये बताएं कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं कि जो शख्सियात आपके पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने जमानत नहीं देनी वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी, तो यानी वो 2 शख्सियात इन लोगों को यानी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को इंतखाबात से बाहर रखना चाह रहे थे 2018 के इंतखाबात से। तो अगर वो उन्हें 2018 के इंतखाबात से बाहर रखना चाह रहे थे तो वो फायदा किसे पहुंचाना चाह रहे थे। साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि कोई जर्नल खुद तो आर्मी चीफ जो वजीर आजम नहीं बनना चाहता, वो जो जर्नल उस वक्त आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, बाकी जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहे थे। वो खुद तो वजीर आजम नहीं बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने किसी को वजीर आजम बनवाना था। ये जो इसमें बराह रास्त जिसको फायदा पहुंचा है, आपने उसमें भी अपनी दरखास्त में उस फरीक का नाम नहीं बनाया या उसे फरीक नहीं बनाया। तो बड़ी वाज़ेह सी यहां पर बात थी और वो बात यह थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे शौकत अजीज सिद्दीकी के मुंह से कि वो इमरान खान का नाम लें, क्योंकि 2018 के इंतखाबात में इमरान खान वजीर आजम बने थे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हों या फिर उनके जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने नाम नहीं लिया था इमरान खान का, जिसकी वजह से काजी फायज ईसा साहब ने 1 मरतबा कहा, 2 मरतबा कहा, 3 मरतबा कहा, नाम नहीं लिया गया। जब इमरान खान का नाम नहीं लिया गया तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को ताना दिया और कहा कि आप अपनी दरखास्त में फिर इस वजह से हमारे पास आए हैं कि आपकी सिर्फ पेंशन और मारात बहाल की जाएं। अगर आपको सिर्फ पैसे चाहिए, पेंशन चाहिए, मरात चाहिए रिटायर्ड जज को जो एक मिलती हैं, तो फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, आए जी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रोस्टम पर आए, अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा कि जी अगर हम इन्हें कहें तो आप क्या इन्हें मरात और पेंशन दे देंगे। यानी अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उस वक्त अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जवाब नहीं मिला, इमरान खान का नाम किसी की जुबान पर नहीं आया, तो फिर चीफ जस्टिस ने ताना दिया शौकत अजीज सिद्दीकी को और साथ ये भी कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब और हामिद खान साहब, आपको पता है आप हमारे पास किस दायरा अख्तियार के तहत आए हैं, यानी आप आयन के आर्टिकल 184(3) के तहत हमारे पास आए हैं और हमारे पास इसमें बड़े लामहदूद अख्तियारात हैं। हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आप हमें नहीं लेकर जाना चाहते। आखिर किसी दिन तो इस कौम ने सच जानना है। लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इंडिकेशंस दी कि वो 2017 की उस पोजीशन में जाएंगे जब ये सारा कुछ हो रहा था और ये जो सारे किरदार हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। और जो उस वक्त हमने भी देखा था कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो अपने जलसों में कहती थी कि हमें 2017 वाली पोजीशन पे वापस ला के खड़ा करो, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की भी जुबान पे वही अल्फाज थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद आज ये एक होम्योपैथी सा फैसला क्यों आया? आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज ब्रिगेडियर इरफान रामे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए थी। इस मुल्क की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इमरान खान के दौर में हो, उससे पहले हो, गुज़श्ता 75 साल तारीख में हो, या फिर मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बेहद नुकसान पहुंचाया है। अदलिया ने मुकम्मल तौर पर उसका साथ दिया है। तो फिर अगर आपने ये अलमे बगावत बुलंद किया था, जमहूरियत और आयन और आईनी पामालियों के खिलाफ जो आपने अलम थामा था,
तो उसको किसी ना किसी इख्तिताम तक तो पहुंचाते, इस कौम पर कोई तो एहसान कर जाते, होना चाहिए था ऐसा। लेकिन आपने वो सब कुछ किया तो फिर वो वैसे ही नजर आएगा कि आपने शायद वो हेडलाइंस के लिए किया। और उसके साथ दूसरा, भुट्टो केस में भी आपने यही कुछ किया। यानी भुट्टो केस में आपने फैसला दिया कि हम फैसले को नहीं छेड़ सकते। हम फैसले को इसलिए नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उसके ऊपर रिव्यू इस्तेमाल हो चुका था, फाइनलिटी आ चुकी थी, लिहाजा अब हमारे पास कोई दायरा अख्तियार नहीं है। सदर मुमलिकत ने हमें आइन के आर्टिकल 186 के तहत एक रेफरेंस भेजा है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। आईनी और कानूनी तौर पर तो बड़ा दुरुस्त है, लेकिन आप जिस हद तक पहुंचे थे समाअत के दौरान, तो फिर आप आइन के आर्टिकल 187 को इस्तेमाल करते, मुकम्मल दायरा अख्तियार इंसाफ का, या फिर आप आइन के आर्टिकल 184 को अख्तियार करते, कोई 100 वोटो लेते। और आपने तो ये कह दिया कि हम कह रहे हैं कि भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ। यानी उसकी सादा सी तशरीह ये थी कि जुल्फकार अली भुट्टो आज भी मौजूद होते, उनकी सजा का फैसला भी बरकरार होता और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ दिया वो भी होता, फिर भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पर लटकना पड़ता। इसके अलावा फैजाबाद धरना नजरसानी केस, उसमें भी बराह रास्त फैज हमीद साहब का किरदार था और कहा जाता था कि वो भी इमरान खान को फायदा देने के लिए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक धरना प्लान किया गया था। और उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस खोला, उसके ऊपर एक इंक्वायरी एक्ट बनाया और वो भी अब शायद किसी खुडे लाइन लग चुका है। वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, कमीशन ने अपना काम भी बहुत हद तक मुकम्मल कर लिया, उसमें भी फैज हमीद साहब ने अपने काउंसिल के जरिए आकर एक जवाब जमा करा दिया। तो वो जो सारे मंसूबे जो बड़ी शद्दो-मद से खोले गए थे, उसमें कोई फाइनलिटी क्यों नहीं आ रही? इस तरह के होम्योपैथिक फैसले क्यों आ रहे हैं? क्या उसकी सबसे बड़ी वजह फिर यह है कि आज जो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के मुखालिफिन उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि वो मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और अब तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितने भी आए हैं, बल्ले का इंतखाबी निशान, बल्ले से मुतल्लिक केस हो, बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक 13 जनवरी का केस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस हो, आईनी पामालियों का केस हो, इस मुल्क में चादर चार दीवारी के तकद्दुस का केस हो, बुनियादी इंसानी हकूक का केस हो, कहां कहां चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने बजाय कंप्रोमाइज नहीं किया। उनके मुखालिफिन इल्जामात लगाते हैं और इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर बहुत हद तक वो बातें दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। यानी धांधली हो चुकी, फहम 45 और जो हशर 8 फरवरी के मैंडेट पर 9 फरवरी को हो चुका, और अभी तक पिन ड्रॉप साइलेंस। और उन पिन ड्रॉप साइलेंस के बाद इन केसेस के जो फैसले आ रहे हैं, तो फिर अगर आप मौजूदा फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड होंगे तो फिर आप माजी की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को भी हाथ नहीं लगा सकते। बज़ाहिर इस वक्त यही सूरत हाल है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।